दोस्तों कैसे आप सब आशा करते होंगे आप बिल्कुल ठीक हैं। आज का जो मेरा वीडियो रहेगा इसमें हम पढ़ेंगे एमसीक्यू क्वेश्चन के बारे में। तो मैं आपको बता दूं ये चैप्टर थोड़ा हार्ड रहने वाला है। ये एमसीक्यू थोड़ा हार्ड रहने वाला है इसलिए क्योंकि ये सोशलॉजी के मैक्सिमम क्वेश्चन रहेंगे, इसलिए आपको आसानी से पढ़ना है, सरल भाषा में पढ़ना है, कोई दिक्कत नहीं लेनी। कोई क्वेश्चन लेवल उच्च होगा यानी कि हाई लेवल के क्वेश्चन होंगे तो इससे कोई मतलब नहीं है। केवल आपको क्या करना है, एक को याद करना है, ध्यान देना है, ठीक है। क्योंकि एग्जाम में ऐसा तो नहीं है कि सारे इजी क्वेश्चन आ जाएं। अगर इजी क्वेश्चन आए तब भी कर ले जाना है, अगर कोई हार्ड क्वेश्चन आए तो भी कर ले जाना है। इसलिए हम जितने भी मॉक पिछले करवाए हैं सारे लगभग इजी रहे थे, लेकिन ये जो हमारा मॉक है इसका लेवल थोड़ा उच्च रहेगा, इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। चीज़ों को आप देखना आसान लगेंगी जब याद करने लगना, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी के। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल एग्जाम आरजू क्लास, आरजू गवर्नमेंट एग्जाम की, ठीक है। देखते हैं पहला हमारा क्वेश्चन क्या है। विवाह के संदर्भ में किसने कहा है कि विवाह की जड़ें परिवार में है, ना कि परिवार की जड़ें विवाह में। यानी कि यह स्टेटमेंट हमारा किसने दिया था, तो ये हमारा स्टेटमेंट जो देने वाले थे वो हमारे ई बेस्टर मार्क थे, ये ई बेस्ट मार्क थे। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, रॉबिन फॉक्स के अनुसार विवाह के विभिन्न उद्देश्यों में किसे शामिल नहीं किया जाता। किसे शामिल नहीं किया, विवाह के विभिन्न उद्देश्यों में किसे शामिल नहीं किया जाता। भाई संस्कृति कल्चर होता है कि शादी करना, ठीक है। भावनात्मक संतुष्टि ये भी होता है, बंधुत्व की भावना ये नहीं होती है, वैध योजना ये भी होता है। तो ऑप्शन नंबर नहीं पूछा है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे क्या है, किस भारतीय विद्वान का मानना है कि हिंदू विवाह के 3 उद्देश्य धर्म, प्रजा और रति होते हैं। ये हमारा किसने कहा था, तो ये जो कहा था वो हमारे के.एम. कापाड़िया साहब का स्टेटमेंट था। मैं आपसे कह रहा था जितने भी हम वीडियो में पढ़ाया हमें बताता कि जहाँ पर स्टेटमेंट देखने को मिले आप कॉपी में एक पेज पर सारे स्टेटमेंट लिखेंगे और उसको जब बारी बारी से रिवीजन करेंगे तो देखना आपको आपके अंदर इंप्रूवमेंट दिखेगा और चीज़ें आपको याद होंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, वात्स्यायन ने किस विवाह को आदर्श विवाह माना है। किस विवाह को आदर्श विवाह में, तो वात्स्यायन ने किसको माना था, वो गंधर्व विवाह को माने थे। जब विवाह पढ़ा रहे थे तो आप बताए थे गंधर्व विवाह क्या होता है, असुर विवाह क्या होता है, प्रजापति विवाह क्या होता है, देव विवाह क्या होता है, ब्रह्म विवाह क्या होता है। सारे विवाह के बारे में डिस्कस किया था। जो हमारा विवाह वाला चैप्टर है वहाँ पर हमने खुद के हाथ से बने हुए नोट से पढ़ाया था विवाह क्या होता है। तो जो लोग विवाह नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। उस विवाह से सारे जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे उसको मैंने वहाँ पर कवर अप किया है थ्योरी क्लास में। नेक्स्ट बात करेंगे, मुस्लिम समाज में विवाह को डांट डांट माना जाता है, प्राचीन काल से यह परंपरा आज भी चली जाती है। तो मुस्लिम विवाह होता है जनरली कॉन्ट्रैक्ट वाला होता है, कॉन्ट्रैक्ट मतलब संविदा वाला होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, मुस्लिम विवाह एक संविदा है जिसमें पुरोहित और कर्मकांड की आवश्यकता नहीं होती। यह कथन किसका था, यह कथन किसका था, यह स्टेटमेंट जो हमारे दिए थे वो अमीर अली साहब ने दिया था। किसने दिया था, अमीर अली साहब ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मुस्लिम विवाह एक क्या है, संविदा है, कॉन्ट्रैक्ट है। नेक्स्ट बात करेंगे, मुताह अस्थायी विवाह किस मुसलमान में अधिक प्रचलित है। मुताह जो अस्थायी विवाह है ये किस मुसलमान में अधिक प्रचलित है, तो ये हमारे शिया मुसलमान होते हैं। दो टाइप के मुसलमान होते हैं, शिया और सुन्नी। लेकिन जो शिया मुसलमान होते हैं उनमें मुताह यानी कि अस्थायी विवाह बहुत अधिक प्रचलन में देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, कौन सुमेलित नहीं है। लियान क्या होता है, पति जब पहली बार व्यभिचारी का आरोप लगाता है, यानी कि जो पति होता है वो पत्नी के ऊपर गंदा आरोप लगाता है कि आपने किसी के साथ ऐसा किया, आपने किसी के साथ ऐसा किया, आपने किसी के साथ दुर्व्यवहार किया, यानी कि व्यभिचारी मतलब एक प्रकार का गलत आरोप लगाना। तो गलत आरोप अपनी पत्नी के ऊपर लगाता है उसे हम व्यभिचारी बोलते हैं, लेकिन उसे बोलते क्या है, उसे लियोन बोला जाता है। नेक्स्ट हमारा है, मुबारत रजामंदी से तलाक। ये भी सही है, जो मुबारत होती है इसमें रजामंदी क्या, पति और पत्नी दोनों की रजामंदी के तहत जो भी हमारा तलाक होता है उससे हम मुबारत बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा है, इला एक बार में 3 बार तलाक नहीं, इला जो हमारा होता है इसमें एक बार 3 बार तलाक नहीं होती, इसमें भी रजामंदी होती है, ठीक है। डी हमारा है, तलाक उल तफवीज, तफवीज पति पत्नी की रजामंदी होने से वाला तलाक है। तो ये हमारा सही हो जाएगा। तो यहाँ पर नहीं जो पूछा है तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, संकट काल में जब व्यक्ति
देश के लिए युद्ध करता है और शहीद हो जाता है, लेकिन परिवार के लिए वह जीवन पर्यंत परिश्रम करता है, यह कथन किसका था? यानी कि ये स्टेटमेंट हमारा किसने दिया था? तो ये हमारा स्टेटमेंट जो दी थी वो मैकावर ने दिया था। तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा। मैकावर साहब ने ये स्टेटमेंट दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, परिवार समाज की कोशिका के समान होती है। परिवार समाज में कोशिका की समान होती। कोशिका क्या होती है? हमारे शरीर की क्रियात्मक इकाई होती है। यह कथन किसका था? यह विद्वान किसका? तो यह हमारा कॉम्टे साहब का स्टेटमेंट था। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। जितने भी आपके स्टेटमेंट आते हैं आपको पेज पर एक जगह लिखना है और उसको याद करना है। नेक्स्ट है, परिवार के संदर्भ में मात्र सत्तात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। जो हमारा मात्र सत्तात्मक होता, पहले यह तो मात्र सत्तात्मक होता क्या है और पितृ सत्तात्मक क्या होता है मैं बता दूं। जिस परिवार का वंश यानी कि पीढ़ी माता के नाम चलती है उसे हम मात्र सत्तात्मक कहते हैं, और जिस कुल का वंश का बढ़न यानी कि चरण पिता के नाम से होता है उसे हम पितृ सत्तात्मक बोलते हैं। यानी कि वहाँ पर पिता का सत्ता चलता है और माँ सत्तात्मक में माता की सत्ता चलती है। यानी कि पूरा जिम्मेदारी माता के कंधों पर होती है और पितृ सत्तात्मक पिता के कंधों पर होती है। और पिता के नहीं रहने पर यानी कि पिता के एक्सपायर होने पर उसका पुत्र उत्तराधिकारी बनेगा, ये हमारा पितृ सत्तात्मक होता है। तो यहाँ पर सिद्धांत दिया था हमारे ब्रीफाल्ट साहब ने दिया था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? एकल विवाह सिद्धांत मिस्टर मान ने दिया था, बिल्कुल बात सही है। प्रगतिवादी सिद्धांत मैकावर ने दिया था, इन्होंने नहीं दिया था। आर्थिक सिद्धांत रॉल्फ लिंटन ने दिया था, बिल्कुल सही है। उद्विकासीय सिद्धांत बैकोफन ने दिया था, ये भी सही है। तो यहाँ पर नहीं पूछा है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो हमारा प्रगतिवादी सिद्धांत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, किस आयोग ने जातिगत असमानता के संदर्भ में कहा था कि भारत में व्याप्त जातिगत असमानता हमारे दिमाग को प्रभावित करने वाली सबसे बड़ी ताकत है? ये हमारा किसने कहा था? ये हमारे जो मंडल आयोग थे उन्होंने कहा था। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, मंडल आयोग। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा है, ऐतिहासिक अवलोकन के अंतर्गत भारत के किस भाग में अस्पृश्यता या छुआछूत का प्रभाव अधिक है? छुआछूत का प्रभाव अधिक है किस भाग में? तो ये आपको दक्षिण भारत में मिलेगा। ठीक है, साउथ में मिलेगा आपको ज़्यादातर। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। यदि व्यक्ति को अपनी जाति वाले व्यवसाय को करना पड़े तो इसका परिचायक समझा जाता है। किसका परिचायक? मतलब जातीय व्यवसाय रूढ़िगत, यानी कि वो अपना जात का व्यवसाय कर रहा है। यहाँ पर जाति की बात की है भाई। जो हमारे जात वाले लोग हो, इससे क्या होता है, किसी नाई का काम करना क्या होता है, बाल काटना होता है, हेयर कट करना होता है। इसी प्रकार धोबी का क्या काम होता है, वो अपने कपड़े धुलना। तो जात जो होती है हमारा, और जात व्यवस्था रूढ़िवादी होती चलती रहती है। तो ऑप्शन नंबर बी सी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्राकृतिक लैंगिक असमानता के अंतर्गत किस तथ्य को शामिल किया जाता है? प्राकृतिक लैंगिक असमानता के अंतर्गत किस तथ्य को शामिल किया जाता है? तो लिंग के परीक्षण द्वारा गर्भपात करना, ये हमारा प्राकृतिक लैंगिक को शामिल किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, अलौकिक शक्ति में विश्वास ही धर्म है, यह कथन निम्नलिखित में से किसका था? यानी कि जो हमारे अलौकिक शक्ति में विश्वास ही धर्म है, यह स्टेटमेंट जो दिया था वो हमारे जॉनसन साहब ने दिया था। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, जॉनसन साहब। जितने भी स्टेटमेंट आप जाते हैं, आप पढ़ते हैं, अगर आप लिख चुके हैं कहीं पर तो कोई बात नहीं है, अगर नहीं लिखे हैं तो स्टेटमेंट को प्लीज़ एक कॉपी पर लिख लीजा करिए। ठीक, इससे क्या होगा, जब आप पढ़ने बैठेंगे और सारे स्टेटमेंट एक जगह लिखे होंगे तो आप रट रहे होंगे, वहाँ पर पढ़ रहे होंगे, तो वहाँ पर सारे डिफरेंस जो कथन होंगे उसमें डिफरेंस भी आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, धर्म के संदर्भ में आत्मवाद एवं जीववाद का प्रतिपादन किसने किया था? तो किसने किया था? ये हमारे टायलर साहब ने किया था। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, टायलर साहब ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट है, धर्म की उत्पत्ति प्राकृतिक शक्तियों एवं घटनाओं से हुई है, यह कथन किस विद्वान का है? तो यह जो कथन था हमारा, ये हमारा मैक्स मूलर साहब का था। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। मैक्स मूलर का कथन था कि धर्म की उत्पत्ति प्राकृतिक शक्तियों एवं घटनाओं से हुई है, प्राकृतिक शक्तियों एवं घटनाओं से हुई है। नेक्स्ट है, टोटमवाद के सिद्धांत में दिए गए कथनों में से कौन सा असत्य है? इसका प्रतिपादन दुर्खिम ने किया था, बिल्कुल। टोटमवाद के जो प्रतिपादक थे वो हमारे दुर्खिम साहब ने किया था। इसके तहत समाज को देवता माना गया है, बिल्कुल सही है। धर्म सामूहिक जीवन का प्रतीक है, ये भी बात सही है। धर्म में अनुष्ठानों की आवश्यकता नहीं है, विश्वास के पर्याप्त, गलत। धर्म में अनुष्ठान होता भाई, यज्ञ ये सब करते हैं ना। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, भाषा के संदर्भ में
दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? भाषा एक पद्धति है जिसमें कर्ता, कर्म और क्रिया का समावेश होता है, बिल्कुल बात सही है। यह यादृच्छिक संकेत के रूप में भी व्यक्त किया जाता है, ये भी बात सही है। भाषा वंचिका ध्वनि संकेत है, अर्थात ज्ञानेंद्रियों की सहायता से अभिव्यक्त किया जाता है। ज्ञानेंद्रियाँ हमारी क्या होती हैं? आँख, कान, नाक, गला, ये सब होता है ना, तो ये भी बात सही है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अच्छा, ये जो मॉक टेस्ट है आपको थोड़ा सा कठिन लग सकता है, तो कोई बात नहीं, मान लो आपको एग्जाम में ऐसा कठिन आ गया तो आप क्या करेंगे? क्योंकि आपने ईजी पढ़ रखा है, इसलिए अब हम सोच रहे हैं ऐसे क्वेश्चन लाएंगे जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो और थोड़ा टफ हो, क्योंकि इजी क्वेश्चन हम बहुत बार करवा चुके हैं, वो सब आपको आते भी होंगे, लेकिन अब हम टफ की ओर बढ़ रहे हैं, यानी कि टफ क्वेश्चन लेकर आते हैं जो आपको पता चले कि आपका लेवल कहाँ पर है, चाहे वो सोशोलॉजी को हो या फिर आपके कोई हमारा मेडिकल लाइन वाला 10 जो टॉपिक है मेडिकल से, उससे भी क्वेश्चन लेकर आएंगे टफ एकदम टफ, जो आपको लगेंगे हाँ ये थोड़ा लेवल अच्छा था। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक भाषा का प्रकार नहीं है? भाषा का प्रकार नहीं है भाई, मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा, 3 ही भाषा होती है, लेकिन तार्किक हमारी जो रीजनिंग भाषा होती है नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, सभी जो जानते हैं। छोटे बच्चे और उसकी माँ के बीच का संबंध किस भाषा के माध्यम से पूर्ण होता है? किस भाषा के माध्यम से पूर्ण होता है? वो सांकेतिक भाषा, यानी छोटा बच्चा होता है, मम्मी से अगर कुछ मांगता है तो हाथ उठाकर संकेत करेगा कि मम्मी हमको वो चाहिए, मम्मी हमको वो चाहिए, ठीक है, संकेत करता है हाथ उठा के, या छोटे बच्चे की बात की गई है, संकेत करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। निम्न में से कौन सी भाषा का अंग नहीं है? कौन सी भाषा का अंग नहीं है? तो ध्वनि भी होती, वर्ण भी होती, लिपि भी होती, लेकिन आवृत्ति क्या होती? आवृत्ति क्या होती है? नहीं होती, आवृत्ति नहीं होती। ऑप्शन नंबर डी। आवृत्ति क्या होता है? फिजिक्स का टर्म होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बाल शोषण बढ़ने के मुख्य कारण क्या हैं? जो बाल शोषण बढ़ रहा है उसका मुख्य कारण क्या है? आर्थिक रूप से कमजोर लोग, जैसे मान लो गरीब घर के बच्चे होते हैं, उनके पास पर्याप्त पैसा नहीं होता है कि वो कुछ अपना खा पी सके या कुछ पहन सके, इसलिए छोटे बच्चे क्या होते हैं, वो मजदूरी करते हैं, लेबर दिहाड़ी करते हैं, वहाँ पर उनका शोषण होता है। शिक्षा से वंचित, भाई जब पैसा नहीं होगा शिक्षित भी नहीं होंगे, ठीक है, शिक्षा से वंचित रहते हैं। कमज़ोर पारिवारिक पृष्ठभूमि, मैंने बता दिया, फैमिली उनकी जो होती है इकोनॉमिक कंडीशन डाउन होती है, कम होती है, कमज़ोर होती है, इसलिए पढ़ भी नहीं पाते हैं, ना ही उनका पोषण होता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी हो जाएगा। महिलाओं के प्रति बढ़ रही हिंसात्मक गतिविधियों के मुख्य रूप से किसे जिम्मेदार माना गया है? किसे जिम्मेदार माना गया है? पारिवारिक मूल्यों का अभाव, बिल्कुल बात सही है, परिवार में मूल्य जो है उनका अभाव कम होता है। शिक्षा से महिलाओं को वंचित रखा है, भी बात सही है। मनोवैज्ञानिक आधार पर महिलाओं का कमजोर होना, यानी कि महिलाएं क्या होती हैं? साइकोलॉजिकल क्या होती हैं? कमजोर होती हैं, बहुत ही वीक होती हैं, कोई भी उनको आसानी से कुछ भी गुमराह कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हमारा सही हो जाएगा। ये उपरोक्त सारे जिम्मेदार फैक्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर, जनसंख्या विस्फोट की स्थिति में इस प्रकार की प्रवृत्ति देखने को मिलती है। किस प्रकार की? कि वहाँ पर जो जन्म दर होगा वो उच्च होगी और मृत्यु दर क्या होगी? वो कम होगी, उसे हम जनसंख्या विस्फोट बोलते हैं। मैंने बहुत बार बताया भी है कि जनसंख्या विस्फोट क्या होता है? एक पर्टिकुलर एरिया पे बहुत ज़्यादा बच्चे जन्म लें और वहाँ पर जो मृत्यु दर हो वो कम हो, उससे हम जनसंख्या विस्फोट की संज्ञा देते हैं। तो देखिए कहाँ पर ऑप्शन मैच कर रहा है कि उच्च जन्म दर हो और निम्न मृत्यु दर हो, यही हमारा जनसंख्या विस्फोट होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता के समय भारत में मृत्यु दर क्या रही थी? इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, पहली बार क्वेश्चन देख रहे हैं। स्वतंत्रता के समय भारत में मृत्यु दर क्या की थी? वो 47 जो लोग थे 1000 पर मर रहे थे। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि पहली बार दिख रहा है। नेक्स्ट है, विश्व के ज़्यादातर विकसित देश जनसंख्या संक्रमण के किस चरण में स्थित हैं? तो हमारे चौथे चरण में होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, जनसंख्या संक्रमण। नेक्स्ट बात करेंगे, भारत में जनसंख्या विस्फोट का दशक माना जाता है। तो जो 1961 से लेकर 2021 तक जो हमारा दशक था, ठीक है, दशक यहाँ पर दशक भाई गलत क्वेश्चन हो गया है। दशक तो हमारा केवल 10 साल को होता है ना, दशक केवल 10 साल को होता है। 31 से 61, 51 से 91, 61 से 1091, कहने मतलब देखो मैं बताऊं कि जो हमारा 1961 के बाद जो हमारा समय था उसमें जनसंख्या बहुत तीव्र गति से बढ़ती थी। तो यहाँ पर दशक नहीं होगा, मान लो कुछ यहाँ पर वर्ष लिख लीजिए। तो यहाँ पर 1961 से हमारा 2000 वर्ष का जो हमारा बीच का समय था, इसमें जनसंख्या बहुत तीव्र गति से बढ़ी थी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा, दशक तो भाई 10 साल का होता है, 10 साल का किसी में डिफरेंस नहीं दिया है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी मान लीजिए, वर्ष कर लीजिए। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऐसा कौन सा वर्ष है जहाँ पर जिसे हम महान विभीषिका वर्ष की संज्ञा देते हैं? महान विभीषिका वर्ष की संज्ञा देते हैं, ऐसा कौन सा वर्ष है जिसे हम महान विभीषिका का वर्ष कहते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, उस वर्ष को हम क्या बोलते हैं, यानी कौन सा वर्ष है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किस मात्र में राज्य में 2001 से 11 तक के
दौरान वृद्धि नकारात्मक रही थी, यानी कि ऐसे कौन सा स्टेट था जहाँ पर जनसंख्या बढ़ने के बजाय घट गई थी? तो हमारा नागालैंड स्टेट था। ये मैं क्वेश्चन भाई बार करवा चुका हूँ। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसको प्रथम जननांकीय महाभियोजन वर्ष की संज्ञा दी थी? तो मैं यही क्वेश्चन आपसे कमेंट बॉक्स में पूछ रहा हूँ कि कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन को बताइएगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन को छाप दीजिएगा। मैंने क्वेश्चन कई बार करवा चुका हूँ कि महाविभाजन वर्ष की संज्ञा किसे दी गई थी। ये चारों ऑप्शन आपके दिमाग में होने चाहिए। स्वतंत्रता प्राप्त के बाद अभी तक किस दशकीय वर्ष में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक रही है? तो हमारा 1961-71 वाला ये हमारा ये सही बात, ये यहाँ दशक की बात की गई है। तो यहाँ पर आप 10 के डिफरेंस में आप 1961-71 लगा दीजिएगा। ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वर्तमान समय में भारत में कुल शिशुओं की मृत्यु दर कितनी है? तो हमारी 1000 पर 29 बच्चे एक्सपायर कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, गरीबी के कारण उत्पन्न सामाजिक समस्याओं में किसे शामिल नहीं किया जाता? किसे शामिल नहीं किया जाता? भिक्षावृत्ति ये भी शामिल होगी, बाल अपराध भी होंगे, वेश्यावृत्ति होगी, वाइट कॉलर क्राइम नहीं होगा। ये ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, द फ्यूचर ऑफ अनइक्वलिटी नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? तो ये हमारे पमेला सेबी और MM निलर दोनों साहब ने किया था। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। मैं आपसे कह रहा हूँ, जितनी भी बुक पढ़ाता हूँ कहीं आपको मॉक टेस्ट में दिखती हैं, अगर बुक को आप ऐसा करिए एक जगह पर कॉपी में कहूँ नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। भारत की लगभग कितनी प्रतिशत जनसंख्या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि कार्यों में संलग्न है? किसी कार्यों में संलग्न है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी 70% अप्रॉक्स 69% समथिंग था, तो आप 70 मान लीजिए। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, मानसून पर निर्भरता के कारण भारतीय कृषि को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? तो वहाँ पर बाढ़ हो गया, सूखा हो गया। ये हमारे देखो क्या है, भारतीय कृषि को चुनौतियों, भाई जो कृषि हैं, कभी कभी बाढ़ आ जाती है तो कृषि नहीं होती, खेती नहीं होती, सूखा पड़ जाता है तब भी खेती नहीं होती। लेकिन महामारी या भुखमरी से कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारतीय कृषि के अधिक पिछड़ेपन का मुख्य कारण है क्या है? भारतीय जो हमारा कृषि है उसका अधिक जो पिछड़ापन है उसका क्या कारण है? अशिक्षित किसान है, बिल्कुल सही है। गरीब है, ये भी सही है। परंपरागत तकनीकों का उपयोग, यानी कि जो हमारी परंपरागत तकनीक है, जैसे खेतों से आप नई नई जो टेक्नोलॉजी होती है उनका उपयोग नहीं कर पाते हैं। तो वही हमारा परंपरागत क्या होता है, जैसे हम पिछला काम कर रहे थे वही अब भी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ट्रैक्टर से जब भी जुताई कर रहे थे, ट्रैक्टर से अब भी जुताई कर रहे हैं। कोई ऐसा साधन लेकर आए जिससे कम समय में हमारी जुताई हो जाए और अच्छे खेत जुत भी जाए। तो यही मतलब परंपरागत कहने का मतलब है जो हमारा पीढ़ी चली आ रही है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इसमें सारे फैक्टर होते हैं। नेक्स्ट है, गंदी तथा घनी बस्तियों में निवास करने वाले भारतीय किसानों को किस प्रकार की समस्याओं से गुजरना पड़ता है? किस प्रकार की समस्याओं से गुजरना पड़ता है? तो यहाँ पर खराब स्वास्थ्य हो जाएगा, बिल्कुल बात सही है। कार्य क्षमता पर नकारात्मक प्रभाव, ये भी बात सही है। अकाल मृत्यु, ये भी बात सही है। तो उपरोक्त ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, 1965 एवं 1971 में भारत को किस देश के साथ युद्ध का सामना करना पड़ा जिससे कृषि विकास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा था? तो वो कौन सा था? वो पाकिस्तान की युद्ध था 1971 वाला। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। जब 1971 का युद्ध हुआ था उस टाइम हमारे देश में खाद्यान्न की कमी हो गई थी। तभी एक हरित क्रांति आई थी। जो हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं वो हमारे MS स्वामीनाथन माने जाते हैं। और 1966-67 में हरित क्रांति आई जिसके जनक थे MS स्वामीनाथन। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करेंगे, दहेज डाट बुराई है, इससे महिलाओं का आत्मसम्मान कमजोर होता है और उनका उत्पीड़न होता है। तो क्या है? दहेज एक सामाजिक बुराई है। क्या है? सामाजिक बुराई है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द, धार्मिक नहीं है, राजनीतिक नहीं है, धार्मिक ये हो ही नहीं सकता। दहेज क्या एक सामाजिक बुराई है, क्योंकि लोग दहेज जो होते समाज में लेना ही पसंद करते हैं। दहेज उन्मूलन हेतु दहेज तथा निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो ये हमारा वर्ष 1961 में पारित हुआ था। कब? 1961 में पारित हुआ। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, समकालीन दहेज दुल्हन के परिवार द्वारा शक्तिशाली संबंध और पैसा बनाने के लिए महिलाओं का उपयोग डाट के रूप में किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? वस्तुकरण के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, वस्तु मतलब पैसा क्या होता है? पैसा वस्तुकरण के रूप में। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है,
वैधानिक नियमों के लागू होने के बावजूद दहेज प्रथा आज भी प्रचलित है, क्योंकि सामाजिक रूप से मान्य है। ये चीज़ हमारी सामाजिक रूप से मान्य है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है, घरेलू हिंसा के अंतर्गत किस प्रकार के उत्पीड़कों को शामिल किया जाता है। इसमें भाई जब घरेलू हिंसा होती है उस शारीरिक मारपीट भी हो सकती है, अन्य मानसिक प्रताड़ना भी हो सकती है, मनोवैज्ञानिक भी हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है, घरेलू हिंसा के शिकार अधिकतर किस तरह की महिलाएं होती हैं। वो किस तरह की महिलाएं होती हैं जो विवाह करके लाई जाती हैं, उनकी जो बहू होती हैं उन्हीं को घरेलू हिंसा का शिकार होना पड़ता है। मारपीट, ठीक है, कहा सुनी, ये सब महिलाओं को होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। जो विवाह कर महिलाएं आती हैं उनके साथ प्रताड़ना ज़्यादा होती है। घरेलू हिंसा का उद्देश्य क्या हो सकता है। घरेलू हिंसा का उद्देश्य होगा धन उगाही यानी कि दहेज की डिमांड करना, कमजोरों पे हावी होना यानी कि बहू क्या है, कमजोर है तो उसकी सास उस पर हावी हो जाती है। यौन सुख इच्छा करना, जो हमारी यौन संबंधी सुख होती है उसकी इच्छा करती है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, मौखिक और भावात्मक हिंसा के अंतर्गत शामिल किया जाता है। जो हमारी मौखिक और भावनात्मक हिंसा है उसके अंतर्गत किसे हम शामिल करते हैं। तो हम अपमान, बिल्कुल बात सही है, उपहास उड़ाना, हंसी मजाक करना, हंसी करना, अभद्र भाषा का उपयोग करना यानी कि गाली गलौज करना, ये हमारा भावनात्मक हिंसा होती है। उनकी फीलिंग के साथ हम खेल रहे हैं, उनकी फीलिंग के साथ हम खेल रहे हैं, तो ये हमारा भावनात्मक हिंसा होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, यदि कोई घरेलू हिंसा मामले में दोषी पाया जाता है तो उसे आरोपी को 8 साल कारावास की सजा दी जाती है। कितने की, उसके 1 साल की सजा दी जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। आयु के आधार पर पीढ़ियों को कितने भागों में बांटा गया है। आयु के आधार पर पीढ़ियों को कितने भागों में बांटा गया है, वो हम 3 भागों में बांटते हैं। कितने, 3 भागों में बांटते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी के बीच के अंतर को कहा जाता है। पुरानी पीढ़ी, मैंने पढ़ाया था कि अंतर पीढ़ी और अंतरा पीढ़ी क्या होता है। अंतर पीढ़ी होता है कि 2 पीढ़ियों के बीच पर कोई संघर्ष होता है, उसे हम अंतर पीढ़ी बोलते हैं। और जब अपनी ही पीढ़ी के मध्य संघर्ष होता है यानी कि भाई भाई के मध्य संघर्ष होता है तो वो हमारा अंतरा पीढ़ी होता है। अंतर पीढ़ी यानी कि पापा को हमारे परदादा से, ठीक है, ये हमारा जो संघर्ष होगा वो हमारा अंतर संघर्ष होगा। और अंतरा होगा यानी कि एक ही पीढ़ी के व्यक्तियों के जब भी संघर्ष होता है उसे अंतरा बोलते हैं। जैसे हमारा भाई का और हमसे जो भी संघर्ष होगा वो हमारा अंतरा पीढ़ी संघर्ष होगा। तो यहाँ पर पुरानी पीढ़ी यानी कि पीढ़ी चेंज हो गई तो उसे हम अंतर पीढ़ी की संख्या देंगे। तो ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। ये हम बहुत अच्छे से पढ़ाए हैं। पीढ़ियों से संबंधित समस्याएं किस प्रकार की घटनाएं हैं। पीढ़ियों से संबंधित समस्याएं किस प्रकार की घटनाएं हैं। ये तो हमारी समाज में होने वाली घटनाएं होती हैं, तो समाज शास्त्रीय घटनाएं हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सामाजिक जीवन शैली में परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है। जो हमारी सामाजिक जीवन शैली होती है उस पर परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है। नगरीकरण भी होता है, औद्योगिकरण होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, सामूहिक कल्याण या हित के विरोध ही होती है और ऐसी परिस्थिति में माहौल तनावपूर्ण व संघर्षपूर्ण हो जाता है। ये क्या होगा, ये हमारा होगा व्यक्तित्व हित का प्रभाव सामूहिक कल्याण या हित के विरोधी होती हैं और ऐसी परिस्थिति में माहौल तनावपूर्ण व संघर्षयुक्त हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, अंतर पीढ़ी संघर्ष के कारण क्या हो सकते हैं। भाई अंतर पीढ़ी, हम अपने विचारों को भी संघर्ष करते हैं, ठीक, अपने वर्चस्व की भी संघर्ष कर सकते हैं। किसी के भाषा के में संघर्ष हो सकता है, किसी वस्तु को पाने के भी संघर्ष हो जाता है। तो यहाँ पर वैचारिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, ये तीनों हमारे संघर्ष हो सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जातिवाद के सामाजिक प्रवर्तिकों में किसे शामिल नहीं किया था। तो उसमें हम शैक्षणिक को शामिल नहीं करते। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। मैं आपको बता दूं, जिन लोगों को PDF चाहिए तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप उस पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगी। आप PDF को डाउनलोड करके प्रिंट आउट करके भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। जातिवाद के कारण प्रभावित होता है। जातिवाद जब होती है तो हमारा क्या प्रभावित होता है, हमारी यूनिटी यानी कि राष्ट्रीय एकता प्रभावित होती है। बिल्कुल बात सही है। सामाजिक एकता प्रभावित होती है। हिंदू मुस्लिम करेंगे तो वहाँ पर क्या होगा, हम ना तुमसे बोलेंगे ना तुम हमसे बोलोगे, ऐसे ही होती एकता खराब होती है, संपूर्ण एकता भी खराब होती है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। यूनिटी प्रभावित होती है। जातिगत आधार पर आरक्षण की सुविधा संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है। किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है, तो हमारी आर्टिकल नंबर 15 में ये चीज़ बताई गई है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। ब्राह्मण वेदों का अध्ययन करते थे, बिल्कुल बात सही है। छात्र योद्धा शासक, बिल्कुल बात सही। वैश्य जो होते हैं व्यापारी होते थे, सेवा प्रदान नहीं करते थे।
बैस जो होते व्यापारी थे ये सेवा प्रदान नहीं करते थे, ये हमारा गलत हो जाएगा। शूद्र क्या थे, वो मजदूर का काम करते थे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। बैस जो थे वो व्यापारी का काम करते थे। तो ये 60 क्वेश्चन की सीरीज थी। अगले क्वेश्चन जब आप क्वेश्चन कराएंगे तो बिल्कुल टफ कराएंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में हो सकता है ईजी लेवल ना आए क्वेश्चन, तो आप टफ भी कराएंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम आरजू क्लासेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, शुक्रिया, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।